अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैग्नेटिक मटेरियल्स इस चैप्टर का अपना सेकंड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में वैसे हमारा मेन जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नातिसियत जो होती है उसकी इलेक्ट्रॉनी जो वजूहात है या इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर वो कैसे ओरिजिनेट होती है, कैसे उसकी इब्तिदा होती है, ये आज हमको देखना है। यानी एक्चुअली हमको ये देखना है कि जो मैग्नेट है वो मैग्नेट क्यों है, या मैग्नेट के तौर पर वो क्यों अमल करता है। क्या रीज़न है कि कुछ चीज़ें जो है लोहे की, कुछ चीज़ों के अंदर जो है वो मैग्नेटिज़म हमको नज़र आता है और दुनिया की बाकी चीज़ों के अंदर हमको वो प्रॉपर्टी, वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो नज़र नहीं आती। तो उसका इलेक्ट्रॉनी रीज़न क्या है वो हमको देखना है आज के इस लेक्चर में। लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर शुरुआत जो है हम लोग एक छोटे से एक टॉपिक से करेंगे। इस टॉपिक का नाम है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। स्क्रीन पर जिस इंस्ट्रूमेंट को आप देख रहे हो, इस इंस्ट्रूमेंट को वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कहा जाता है। इससे रिलेटेड आपको सिर्फ दो चीज़ें जो है पढ़ना है, या दो ही बातें आपको इसके बारे में याद करना है। पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है इसका प्रिंसिपल। आपसे पूछा जा सकता है कि वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का प्रिंसिपल यानी उसका उसूल क्या है। तो आप देखिए, इसको मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से उसको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि आपने एक छोटा सा बार मैग्नेट लिए और उसके सेंटर में धागा बांधकर आपने उसको उमूदन लटका दिए। ओके, इसके बाद अब आप क्या करो कि ये जो बार मैग्नेट जो लटका हुआ है आज़ादाना तौर पर, इसको आप किसी बाहर वाले किसी मैग्नेटिक फील्ड में ला के रख दो। बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि दूसरा कोई मैग्नातीसी मैदान लो और उस मैग्नातीसी मैदान में इस बार मैग्नेट को रखो। तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लाइन के अंदर वो आके रुका हुआ रहेगा उसके अंदर, क्योंकि बार मैग्नेट का जो एन पोल है वो बाहर वाले मैग्नातीसी मैदान के एस पोल की तरफ कशिश करेगा, और बार मैग्नेट का जो एस पोल है वो बाहर वाले मैग्नातीसी मैदान के एन पोल को कशिश करेगा, और इस तरह से वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एकदम रुका हुआ रहेगा। ऐसा लगेगा जैसे वो अटक गया है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओके, लेकिन इसके बाद इस बार मैग्नेट को अगर आपने इसके औसत मकाम से, मतलब ये जो इसकी जो पोजीशन है, इस पोजीशन से अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे, उसको पकड़कर आप हिला देंगे या उसका एक सिरा पकड़कर नीचे ले जाकर छोड़ देंगे, आप देखेंगे कि वो बार बार एहतेजाजी हरकत करना शुरू कर देगा। वो ऊपर नीचे वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, आगे पीछे वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, और वो उस वक्त तक वाइब्रेट करेगा जब तक वो वापस अपने औसत मकाम पर नहीं आ जाता। ओके, तो ये जो कुछ मैंने अभी आपको बताया हूँ, इसी चीज़ को कहते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का प्रिंसिपल। यानी इर्तियाशी मैग्नातिस पैमा जो है उसका बुनियादी उसूल ही ये है कि अगर आज़ादाना तौर पर लटका हुआ कोई छोटा सा बार मैग्नातिस लिया जाए और उसको किसी बाहर वाले यकसा मैग्नातीसी मैदान में रख दिया जाए, तब उस बार मैग्नातीस को उसके औसत मकाम से डिस्टर्ब करने पर वो उस औसत मकाम के अतराफ वाइब्रेट करने लगता है, उसके अतराफ में वो एहतेजाजी हरकत करने लगता है। इस चीज़ को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। ओके, ये पहली चीज़ है जो आपको मतलब जिसकी स्टडी आपने करना है। इसके बाद अगली चीज़ जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है वो है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के इस्तेमाल। तो आप देखिए, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के सिर्फ 3 इस्तेमाल हैं। ओके, पहला जो उसका इस्तेमाल है वो ये है कि अगर आपके पास दो अलग अलग टाइप के मैग्नातीसी मैदान हैं तो उनको कंपेयर करने के लिए आप वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, दो अलग अलग मैग्नातीसी मैदानों का मुआवजा करने के लिए, उनको कंपेयर करने के लिए, ये पहला इस्तेमाल हो गया। दूसरा इस्तेमाल जो इसका है वो है ज़मीन का जो मैग्नातीसी मैदान होता है, उस मैग्नातीसी मैदान के दो अज्जा होते हैं। एक होता है उफ़की जुज़ और एक होता है उमूदी जुज़। जो उफ़की जुज़ है, जिसे आमतौर पर उफ़की अमाला भी कहते हैं और उसको आमतौर पर बी सफिक्स एच से ज़ाहिर करते हैं, तो ज़मीन के मैग्नातीसी मैदान का वो जो उफ़की अमाला है उसे मालूम करने के लिए भी हम वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। ये उसका दूसरा इस्तेमाल हो गया। तीसरा और आखिरी इस्तेमाल जो है इसका वो है कि अगर आपके पास दो अलग अलग मैग्नातीस हैं
तो उन दो अलग अलग मैग्नाटिस के मैग्नाटिसी म्यार असर मतलब मैग्नेटिक मोमेंट्स, ओके, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स या मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हो, उसको कंपेयर करने के लिए, उसका मवाजना करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का प्रिंसिपल और उसके ये तीन अलग अलग इस्तेमाल समझ में आ गए होंगे। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा जो अगला टॉपिक है आज के इस लेक्चर का वो है कि बरगुजार दायरवी हल्का जो होता है उसके मैग्नाटिसी मैदान के दोनों कुतबैन जो है वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश में इसका मीनिंग सिंपल वे में ये है कि मैग्नेटिक पोल्स ऑफ करंट कैरिंग लूप जो है उसको आप कैसे मालूम करोगे। क्या तरीका हो सकता है कि हम करंट कैरिंग लूप जो है उसके भी मैग्नेटिक पोल्स कैसे, यानी किस तरीके से, किस तर्ज पर हम उसको मालूम कर सकते हैं। ओके, देखिए जब हम कोई बार मैग्नेट लेते हैं तो उसके अंदर एक सिरा नॉर्थ पोल होता है और एक सिरा साउथ पोल होता है। ओके, यानी ये नाम जो रखे गए तो ये एक्चुअली इसलिए रखे गए क्योंकि जब हम बार मैग्नेट को ऐसा लटका देते हैं धागा बांधकर सेंटर में तो वो शुमाल और जुनूब की सिमत में रुक जाता है। ओके, तो शुमाल और जुनूब की सिमत में रुकने की वजह से उसके जो दोनों सिरे हैं उनको शुमाली और जुनूबी कुतुबैन का नाम दे दिया गया। तो बार मैग्नेट के अंदर शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब को पहचानना बहुत आसान है। लेकिन अब मसला उस वक्त आएगा जब हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार करेंगे। अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या चीज़ है। आप देखिए, आपने ऑलरेडी इससे पहले वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कि जब आप एक सीधा तार लेंगे और उस तार में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारेंगे तो उस तार के चारों तरफ मैग्नाटिसी मैदान बन जाएगा। ओके, जब भी हम किसी तार में से करंट गुजारते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नाटिसी मैदान, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है। ऐसा ओरस्टेड ने एक्सप्लेन किया था। ओके, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट आपके जहन में होना चाहिए। अब आप एक काम करो, वो जो तार है उसको आप लपेट कर ऐसा गोल बना दो, दायरा नुमा बना दो। जब आप उसको दायरा नुमा बना देंगे, दायरा नुमा उसको दायरवी हल्का कहते हैं, सर्कुलर लूप कहेंगे। ओके, अब आप इस सर्कुलर लूप में से करंट गुजारो। जैसे आप करंट गुजारेंगे तो उसके मरकज़ पर एक मैग्नाटिसी मैदान बनेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो मैग्नाटिसी मैदान बना या ये जो सर्कुलर लूप जो है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो है, इसका पूरा बिहेवियर एक बार मैग्नेट जैसा है। ओके, यानी इसकी जो मैग्नाटिसी मैदान है वो बिल्कुल एक बार मैग्नेट जैसा होता है। तो आप यहाँ पर ऐसा ध्यान में रखो कि अगर किसी सर्कुलर लूप में से करंट गुजारते हैं तो सर्कुलर लूप का बिहेवियर बार मैग्नेट जैसा होता है। ओके, अब बार मैग्नेट के अंदर दो कुतबैन हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो फिर ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो है इसके मैग्नेटिज्म के अंदर भी दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर उसका एक बहुत सिंपल सा एक आइडिया दिया गया है। ओके, हमारी बोर्ड की बुक के हिसाब से जो तरीका उसका दिया गया है वो बहुत आसान है। देखिए, इसके अंदर हमको करना ये है कि कांच की एक शीट लेना है, कांच की। ओके, एक गिलास शीट ले लो कांच का। एक मान लो कि आपने एक वर्क लिए, वर्क मतलब शीट, एक कांच की एक चादर आपने लेना है, कांच की एक शीट लिए और कांच की इस शीट के ऊपर आप पेन से यानी स्केच पेन से एक दायरा बना दो और उसके ऊपर क्लॉकवाइज सेंस का निशान डाल दो। ओके, उस दायरे के ऊपर अब आप क्या करो, उस दायरे के ऊपर जिस पर आपने क्लॉकवाइज सेंस का निशान डाल के रखा है उसके ऊपर आप एक मेटल वायर रख दो और वो मेटल वायर भी बिल्कुल सर्कुलर होना चाहिए। वैसी उतना ही बड़ा लो जितना बड़ा दायरा आपने कांच के ऊपर बनाया था। ओके, अब ये जो सर्कुलर लूप आपने लिया है इसमें आपको करंट गुजारना है उसी सिमत में जिस सिमत में आपने कांच के ऊपर वो जो दायरा बनाए थे। ओके, मान लो कि आपने जो सर्कुलर लूप लिए, जो तार लिए हैं दायरवी हल्का, उसमें से आपने करंट गुजारे क्लॉकवाइज अंदाज में, घड़ियाली अंदाज में। अगर आप उसको घड़ियाली अंदाज में यानी क्लॉकवाइज अंदाज में अगर आप उसमें से करंट गुजारते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पूरा का पूरा जो दायरवी हल्का है, वो जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, वो एक मैग्नेट बन जाएगा, बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। अगर वो बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कुलर लूप आपने लिया हुआ है कांच की शीट के ऊपर, इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो साउथ पोल बनेगा।
ऊपर का हिस्सा साउथ पोल बनेगा और नीचे का हिस्सा जो है वो नॉर्थ पोल बनेगा। ये एक्चुअली सीधे हाथ के कानून के मुताबिक होगा। ओके, सीधे हाथ के कानून के मुताबिक। अब आप एक काम करो, आपने वो जो सर्कुलर लूप लिया हुआ है, आप उसमें क्लॉकवाइज की जगह पर एंटी क्लॉकवाइज करंट गुजार दो। जब आप उसमें एंटी क्लॉकवाइज स्टाइल में करंट गुजारेंगे तो अब उस सर्कुलर लूप के ऊपर का हिस्सा जो है वो नॉर्थ पोल होगा और नीचे का हिस्सा जो है वो साउथ पोल होगा। इस तरीके से हम बहुत आसानी के साथ में सर्कुलर करंट कैरिंग लूप जो होता है उसके मैग्नेटिज्म के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लोकेट कर सकते हैं। याद रखिए, अगर सर्कुलर लूप में करंट क्लॉकवाइज अंदाज में गुजरता है तो उसके ऊपर का पार्ट नॉर्थ पोल होगा, नीचे का पार्ट जो है ऊपर का पार्ट साउथ पोल होगा और नीचे का पार्ट नॉर्थ पोल होगा। ओके, इस बेसिक चीज़ को आप ध्यान में रखिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने उस टॉपिक पर जो एक्चुअली हमारा आज के इस लेक्चर का सबसे मेन टॉपिक है। ओके, और सबसे मेन जो टॉपिक है हमारा आज का वो है कि मैग्नेटिज्म तैयार होती ही क्यों है, यानी दुनिया में जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं तो वो क्यों है मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो आप लोग याद रखिए, अभी हमने एक चीज़ देखे थे कि अगर एक तार लिए और उसमें से करंट गुजारे, तार जो है वो सर्कुलर होना चाहिए, सर्कुलर लूप जैसा होना चाहिए। जब आप एक सर्कुलर लूप जैसे तार में से करंट गुजारेंगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिसी मैदान बन जाएगा और वो एक मैग्नेट के तौर पर, मैग्नेटिक डायपोल के तौर पर अमल करेगा। ओके, उसका ऊपर का एक हिस्सा जो है वो कोई तो भी एक पोल बनेगा, नीचे का जो दूसरा हिस्सा जो है वो दूसरा कोई पोल बनेगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास सर्कुलर लूप हो और उसमें से करंट गुजारें तो वो मैग्नेट बन जाता है। तो इसी पर से आइडिया लगाकर ये सोचा गया कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिसी मैदान का ताल्लुक इलेक्ट्रॉन की हरकत से है। ओके, और डेफिनेटली है। आप याद रखिए, जब हम किसी जौहर के एटम के बारे में सोचते हैं, जब भी हम किसी जौहर, कोई भी एलिमेंट लो, आप लोग दुनिया का कोई भी एलिमेंट लो, उस एलिमेंट के जौहर के अंदर जब आप देखेंगे तो उस जौहर के अंदर बीच में एक मरकज़ा होता है, मरकज़े के अतराफ सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, दायरवी मदार होते हैं। उन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रुके हुए नहीं रहते बल्कि गोल घूमते रहते हैं। अब आप एक चीज़ इमेजिन करो कि जब इलेक्ट्रॉन दायरवी मदार में गोल घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन का गोल घूमना जो है, इलेक्ट्रॉन की हरकत को ही तो हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बर्की रॉ का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन का बहाव या इलेक्ट्रॉन की हरकत। तो दायरवी मदार के अंदर, यानी एटम के अंदर, दायरवी मदार के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर एक छोटा सा करंट तैयार हुआ। ओके, वो जो करंट तैयार हुआ है उस करंट की वजह से पूरा का पूरा जो दायरवी मदार है इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर ऑर्बिट जो है वो एक सर्कुलर लूप जैसा बिहेव करेगा। और यही रीज़न है कि इस सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर का पार्ट जो है वो मैग्नेटिस का एक कुतुब जैसा बनेगा और नीचे का पार्ट मैग्नेटिस का दूसरा कुतुब जैसा बनेगा। इसका मतलब मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रॉन की हरकत की वजह से पैदा हुआ है। ओके, तो ये एक बहुत ही बारीकी के साथ में आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। जिस सवाल को अब हमको करना है वो सवाल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर का। सवाल है, दायरवी मदार में गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिसी दो कुतबी में आ रहे असर जो है उसकी वजाहत कीजिए और उसके लिए इम्पॉर्टेंट, उसका ज़रूरी जो ज़ाब्ता है वो हासिल कीजिए, उसको अखज़ कीजिए। ओके, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वो हमको मालूम करना है। अब आप देखिए, सबसे पहले आप इस फिगर को गौर से देखिए क्योंकि ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर यहाँ आप जैसा देख रहे हैं, इस फिगर में ये वाला जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है तो ये है मरकज़ा, ये न्यूक्लियस है। ओके, और ये है छोटा सा इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर ये इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी इस तरीके से नहीं बल्कि मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। दोबारा से आप इधर देखिए, ये बीच का जो पॉइंट है तो ये है मरकज़ा और ये है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है इस अंदाज में। अब ये वाला जो अंदाज़ है तो डेफिनेटली ये
घड़ियाली अंदाज है। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, यानी इस दायरे के ऊपर से, इस दायरे मदार के ऊपर से अगर आप इसको देखोगे, आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है। ओके, और जब ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज सेंस में गुजरेगा यानी घूमेगा, तो जो रिवायती बरकी रॉ जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की मुखालिफ सिमत में गुजरती है। इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की सिमत बरकी रॉ की सिमत जो है वो ऐसी बताई गई है। आप याद रखना, इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में जा रहा है और करंट जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से रिवॉल्व होगा, यानी करंट की जो सिमत है वो इलेक्ट्रॉन की हरकत की मुखालिफ सिमत में रहेगी। ओके, अब हमको इस पूरे टॉपिक को जो है, मतलब पूरे आर्टिकल को इसको देखना है कि जब इलेक्ट्रॉन हरकत करेगा तो उसमें मैग्नेटिज्म किस तरीके से आती है। ओके, यहाँ पर आप याद रखिए कि जब इलेक्ट्रॉन दायरवी मदार में घूमता है, गर्दिश करता है, तो उस वक्त वो एक पूरा का पूरा जो ऑर्बिट है वो एक सर्कुलर लूप के तौर पे अमल करना शुरू कर देता, और इसीलिए उस इलेक्ट्रॉन के अंदर एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट यानी मदारी मैग्नातीसी म्यार असर, मदारी मैग्नातीसी म्यार असर, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ये पैदा हो जाता है। और हमारी म्यारी मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की जो पुरानी जो डेफिनेशन हमारी थी, जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे, उसके मुताबिक मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा बरकी रॉ और रगबे के हासिल ज़रब के बराबर होती है। बरकी रॉ और रगबे का हासिल ज़रब। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब हम एम ऑर्बिटल, एम यानी मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल जो सफिक्स में लिखा हुआ है उसका मतलब है मदार, तो जब इलेक्ट्रॉन मदार में घूमेगा तब उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा आई इंटू ए के बराबर, यानी ये वाला जो फॉर्मूला है, आई यहाँ पर करंट है और ए जो है वो उसका रगबा है। अब आप देखो कि यहाँ पर हमको ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमको आई की वैल्यू निकालना है, तो आई की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखो, आई का एक फार्मूला जो आप जानते हैं वो है Q/T। आप याद रखना, बरकी रॉ हमेशा क्या होती है, बरकी बार और वक्त का तनासुब, बरकी बार और वक्त का तनासुब। ओके, अब अगर ये बरकी बार और वक्त का तनासुब है तो इसका मतलब ये होगा कि आई इज इक्वल टू बरकी बार। यहाँ जो बरकी बार है वो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम का मतलब हम लोग यहाँ पर लेंगे वक्त दौरान, यानी हम ये मान कर चलेंगे कि वो वाला टाइम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ने अपने ऑर्बिट में एक राउंड पूरा मार दिया, एक राउंड पूरा कंप्लीट कर दिया, वो टाइम को हम वक्त दौरान बोलेंगे। तो यहाँ पर हम स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी ले लेंगे। ओके, तो आई का जो फॉर्मूला था, जैसा मैं एक बार और लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू Q/T। तो Q की जगह पर E ले लिए और स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड ले लिए। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो इस तरह से करंट की जो कीमत है वो कीमत आ गई है I इज इक्वल टू E/T। अब रगबा मालूम करना है, तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है एक्चुअली वो ये इस तरह से दायरा नुमा है, और दायरा नुमा होने की वजह से उसका जो रेडियस है, मान लो कि वो R है, तो फिर उसका एरिया क्या होगा, तो उसका एरिया होना चाहिए πr²। ओके, दायरे का जो रगबा होता है वो हमेशा πr² होता है, तो वही चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू कितना आ गया, πr²। अब आप देखो कि आई की वैल्यू है यानी करंट की वैल्यू है E/T और रगबे की वैल्यू है πr²। ये दोनों चीज़ें उठाकर आप इक्वेशन 1 में रख दो। जब आप इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे तो एम ऑर्बिटल का फॉर्मूला आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, एम ऑर्बिटल इज इक्वल टू, यहाँ ये जो फार्मूला हमको नज़र आ रहा है, एम ऑर्बिटल इज इक्वल टू E/T इंटू πr²। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते। आप देखो इसको रीअरेंज कैसा किए, ये जो E है, इस E को पहले यहाँ छोड़ दिए, यानी E को वैसे ही रहने दिए, और T को जो है पाई के नीचे रख दिया और r² को अलग कर दिए। ठीक है, और इस तरीके से फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करें, 1/2 यहाँ पर लेकर आया। मतलब एक्चुअली ऊपर जो 2 था, ऊपर जो पाई है उसको 2 से मल्टीप्लाई किए, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको सॉल्व करने, उसको बराबर करने के लिए जो है यहाँ पर 2 से डिवाइड करें और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो बेसिकली इसे फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ा। ओके, अब
1/2 इंटू ई इंटू 2π/T इंटू आर स्क्वायर इस तरह से हो गया। अब आप एक चीज़ देखो कि ये जो 2π/T है ये ओमेगा है, क्योंकि आपको पता है ओमेगा की जो वैल्यू है वो होती है 2π/T। ओमेगा हमेशा क्या होता है 2π/T, इसलिए हमने 2π/T की जगह पर ओमेगा ले लिए। तो ये बन गया m ऑर्बिटल इज इक्वल टू हाफ ई इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। अब आप एक चीज़ देखो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो दायरवी हरकत में है, और जब इलेक्ट्रॉन दायरवी हरकत करेगा तो डेफिनेटली दायरवी हरकत के अंदर जो फार्मूला यूज़ होता है वो है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो अब आप ये चीज़ यहाँ ला के रख सकते हैं। आप देखिए इसको किस तरह से हम समझ सकते, यहाँ पर आप देखो इस पर्टिकुलर जगह पर ये ओमेगा इंटू आर का स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो ओमेगा इंटू आर। ओके, और ये जो एक ओमेगा इंटू आर जो है इसको हटाकर आप इसकी जगह पर वी ले सकते हैं ये वाले फॉर्मूले के मुताबिक। आया समझ में? तो ये आप हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखो, बहुत आसान आर्टिकल है, लेकिन बस थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन चाहिए इसके अंदर। ओके, तो अब देखो जैसे हम ये चीज़ करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा m ऑर्बिटल इज इक्वल टू हाफ ई वी आर। ये इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ पर आप याद रखो, एक और चीज़ ध्यान में रखो कि ये जो फार्मूला है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, यानी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर ये फार्मूला पूछा जा सकता है। इवन डायरेक्टली आपसे ये सवाल भी कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन दायरे मदार में घूमता है तो उसका मैग्नातीसी मेयार असर का ज़ाब्ता लिखिए, डायरेक्ट ऐसा लिखिए, कभी सवाल आ सकता है। तो फार्मूला रहेगा EVR/2। ओके, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसी कंसेप्ट को और डिटेल में आगे बढ़ाते हैं। अब आप एक चीज़ देखो कि जब इलेक्ट्रॉन दायरवी मदार में घूमता है उस वक्त उस इलेक्ट्रॉन के अंदर एक और ख़ासियत पैदा होती है, और वो है ज़ावियाई मेयार हरकत, मतलब एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, अब एंगुलर मोमेंटम जो चीज़ है तो उसका जो बुनियादी जो फार्मूला है वो ये वाला है, L बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। यहाँ पर याद रखो आर बार का मतलब है रेडियस वेक्टर, ओके, इस जगह पर, और पी बार जो है वो लीनियर मोमेंटम है। और हमको मालूम है कि लीनियर मोमेंटम जो होता है एक्चुअली लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये हम p की जगह पर m इंटू वी रख सकते हैं। फ़िलहाल आप इस जगह पर आप देखो कि ये जो फार्मूला आप देख रहे हो इस जगह पर क्रॉस प्रोडक्ट को पहले हटा दिए। जब इसको क्रॉस प्रोडक्ट को हटा दिए तो यहाँ पर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन थीटा की जो वैल्यू है वो 90 है। ओके, ये हमेशा इस पर्टिकुलर इन इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा r और p एक दूसरे से उमूदन होते हैं, इसलिए थीटा बराबर 90 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब साइन थीटा 1 अगर हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि L की वैल्यू आ गई r इंटू पी। अब आप यहाँ पर p जो है उसकी जगह पर मास इंटू वेलोसिटी ले सकते हैं। आप ये फार्मूला याद रखो, p इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसके सफिक्स में यहाँ पर e लिखा हुआ है। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो L इज इक्वल टू आर इंटू पी की वैल्यू है m इंटू वी, और m के नीचे जो छोटा सा e लिखा है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए है। अब आप एक काम करो, इसमें से me को शिफ्ट कर दो उधर। तो जब आप उसको उधर शिफ्ट कर देंगे वो साइड में, तो v इंटू आर की वैल्यू मिल जाएगी L अपॉन m इंटू वी। अब ये वाली जो कीमत है इसको आप ऊपर की इक्वेशन 3 में ले जाके रख दो। जैसे आप इसको इक्वेशन 3 में रखेंगे ये कुछ ऐसा बन जाएगा m सफिक्स ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1/2 e इंटू, अब उसके बाद v इंटू आर था तो वो हट जाएगा और उसकी जगह पर L अपॉन एम वी आ जाएगा। ओके, अब आप एक काम कर सकते हैं, इसमें L को अलग करके बाकी लोगों को एक साथ लिख लो। जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ जो चीज़ आपको मिलेगी वो मिलेगी E अपॉन 2 टाइम्स m, E अपॉन 2 टाइम्स m, और L बाहर कर दिए। तो इस तरीके से हमारे पास जो फार्मूला यहाँ पर मिला वो फार्मूला हमको मिला m ऑर्बिटल इज इक्वल टू इन ब्रैकेट E अपॉन 2 टाइम्स m इंटू L। E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, L एंगुलर मोमेंटम है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। अब आप और एक चीज़ पे गौर करो कि इस पर्टिकुलर फार्मूले के अंदर
यहाँ पर जैसा आपने अभी देखा कि ये m ऑर्बिटल जो है एक्चुअली ये एक वेक्टर है, यानी ये जो m है इसके ऊपर बार लगा दिए तो ये वेक्टर बनेगा। ऐसी ये जो l है ये भी एक वेक्टर है। ओके, और जब ये दोनों वेक्टर है तो इनको वेक्टर्स के रूप में अगर जाहिर करेंगे तो एक चीज़ कन्फर्म हो जाती है, और वो ये है कि m ऑर्बिटल जो है यानी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हमेशा एंगुलर मोमेंटम l से उलट डायरेक्शन में रहेगा, मुखालिफ सिमत में रहेगा। ओके, और अगर ये मुखालिफ सिमत में रहेगा तो फिर हमको यहाँ पर इसके फॉर्मूले के अंदर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। यानी जब हम इसको वेक्टर के रूप में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में अगर इसको जाहिर करेंगे, आप देखो स्केलर फॉर्म में तो ये फॉर्मूला ऐसा है m ऑर्बिटल इज इक्वल टू E/2m इंटू एल, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो इनके ऊपर बार m के ऊपर भी बार लगाएंगे, m ऑर्बिटल पर भी बार लगाना पड़ेगा और l पर भी बार लगाएंगे, लेकिन साथ में निगेटिव साइन भी आएगी क्योंकि m ऑर्बिटल और l बार एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में होते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि ये जो बीच में ये जो हमको नंबर यहाँ पे मिला E/2 टाइम्स m, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेशो है। ये एक्चुअली एक तरह का मुस्तकिल है, इसे कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशो। ओके, इसको गायरोमैग्नेटिक रेशो कहते हैं। तो E/2 टाइम्स m को हटाकर आप वहाँ पर GR यानी गायरोमैग्नेटिक रेशो लिख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होगा कि गायरोमैग्नेटिक रेशो की डेफिनेशन क्या होगी। तो आप देखिए बहुत आसान है। गायरोमैग्नेटिक रेशो जो है उसको अगर हमको उसको डिफ़ाइन करना हो तो उसको हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशो इज़ इक्वल टू m ऑर्बिटल अपॉन l ऑर्बिटल। एकदम सिंपल है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिसी म्यार असर है, अगर आपने उसको ज़ावियाई म्यार हरकत से तकसीम कर दिए तो वो जो रेशो आपको मिलेगा वो गायरोमैग्नेटिक रेशो होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है जो आप देख रहे हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशो इज़ इक्वल टू, जो फार्मूला हमको यहाँ पर मिल रहा वो फार्मूला है गायरोमैग्नेटिक रेशो इज़ इक्वल टू m ऑर्बिटल अपॉन l ऑर्बिटल। साथ ही साथ हम इसकी यहाँ पर गायरोमैग्नेटिक रेशो की यूनिट जो है वो भी बना सकते हैं, और जाहिर सी बात है वो यूनिट अगर आपको बनाना है तो आप उसके लिए ये जनरल कंसेप्ट यूज़ कर लो। आप देखो वो है E/m, ऊपर चार्ज है नीचे मास है, इसका मतलब बन जाएगा कूलम पर किलोग्राम। ऊपर बर की बार है तो बर की बार की यूनिट क्या है, कूलम। नीचे मास है और मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, तो कूलम पर किलोग्राम। ओके, ये था गायरोमैग्नेटिक रेशो का कंसेप्ट। अब हम चलते हैं आज के इस लेक्चर के और एक टॉपिक पर, और वो है बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन क्या है, बोहर मैग्नेटॉन की वजाहत करना है। आप याद रखिए बोहर मैग्नेटॉन जब आप आगे की क्लासेस में जब जाओगे, यानी इंजीनियरिंग में कहो या और दूसरी कोई साइंस की, फिज़िकल साइंसेस के अंदर जब आप आगे पढ़ोगे, उसके अंदर बोहर मैग्नेटॉन का कंसेप्ट बहुत डिटेल्ड में आएगा। ओके, इसलिए आपको यहाँ पर उस चीज़ को बहुत बारीकी के साथ में उसको ध्यान देकर आपको समझना है। देखिए जब हम दुनिया में एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिटेल्स अगर पढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि नील्स बोहर नाम के एक बहुत ही ग्रेट साइंसदान गुजरे हैं जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक मॉडल बताया था। उस मॉडल को बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं या बोहर्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। बेसिकली उन्होंने वो हाइड्रोजन एटम के लिए बताया था, तो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। ये जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है इसको उन्होंने 3 अलग अलग पॉस्यूलेट्स से बनाया था। मतलब इसके 3 बुनियादी नुक्ते थे, 3 मफरूज़ात थे, 3 पॉस्यूलेट थे उनके बुनियादी। ये जो 3 अलग अलग जो मफरूज़े थे उनमें से पहले वाला जो मफरूज़ा था वो तो ये था कि इलेक्ट्रॉन मरकज़े के अतराफ़ जब गोल घूमता है तो उस पर जो मरकज़ क़ुव्वत जो अमल करती है तो वो बर की सुकूनी क़ुव्वत होती है। ओके, और उसका जो दूसरा मफरूज़ा था वो था कि इलेक्ट्रॉन सभी मदारों में नहीं घूमते बल्कि वो कुछ स्पेशल मदारों में घूमते हैं। वो ऐसे स्पेशल मदारों में घूमते हैं जिनमें एंगुलर मोमेंटम मतलब ज़ावियाई म्यार हरकत मुस्तकिल होता है। तो यहाँ पर आप याद रखो
कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल का दूसरा मफरूज़ा जो है, सेकंड पॉस्टुलेट, उसकी हमको ज़रूरत है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल का सेकंड पॉस्टुलेट जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है जिसमें ज़ावियाई मेयार हरकत यानी एंगुलर मोमेंटम मुस्तकिल होता है, और उसकी मुस्तकिल कीमत जो है वो NH/2π होती है। ओके, NH/2π। तो इस तरीके से यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल L की जो वैल्यू है वो NH/2π है। अब आप एक चीज़ देखो कि अगर L की वैल्यू NH/2π है तो फिर m ऑर्बिटल यानी जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है उस वक्त उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है m ऑर्बिटल, उसकी वैल्यू क्या थी? m ऑर्बिटल इज इक्वल टू E/2 टाइम्स me इंटू L, कैपिटल L। तो अब आप यहाँ पर कैपिटल L की कीमत ऊपर से यानी इक्वेशन 1 से यहाँ ला के रख सकते हैं। जैसे आप इसको यहाँ ला के रखोगे आपको मिलेगा m ऑर्बिटल इज इक्वल टू E/2 टाइम्स m इंटू NH/2π। अब ये दो फार्मूलों के बीच में ज़रब की अलामत है यानी इनको मल्टीप्लाई करना है, तो अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फार्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यानी m ऑर्बिटल इज इक्वल टू ENH/4π m इंटू ई। यहाँ पर याद रखो कि ये जो n है इस पर्टिकुलर फार्मूले के अंदर आप देखो कि इसमें ये n जो है इसमें, तो इस n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये एक्चुअली ऑर्बिट का नंबर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पहले मदार में है तो n की वैल्यू 1 होगी, अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे मदार में है तो n की वैल्यू 2 होगी, इस तरीके से। तो ये n है। तो अब हम एक काम करते हैं, मान लो कि इलेक्ट्रॉन पहले मदार में है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को पहले मदार में लेते हैं तो पहले मदार के अंदर आपको n की वैल्यू 1 लेना पड़ेगा, और जैसे आप n की वैल्यू यहाँ पर 1 ले लेंगे आपके पास जो फार्मूला मिलेगा वो फार्मूला होगा ये वाला, यानी m ऑर्बिटल इज इक्वल टू, ये इस तरीके से आपको फार्मूला मिलेगा, m ऑर्बिटल इज इक्वल टू EH अपॉन, यानी n की वैल्यू 1 हो गई, EH/4π me। यहाँ पर ये जो नंबर हमको मिला EH/4π me, इसे कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन के पहले मदार के अंदर इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिसी मेयार असर यानी ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का पहले मदार के अंदर, उसकी ये जो कीमत है इसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन, और बोहर मैग्नेटॉन का ये फार्मूला है। तो बोहर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू EH/4π m। E का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई 3.142 उसकी वैल्यू होती है, और me जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर आप तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यू रख देते हैं। जब आप इसके अंदर तमाम मुस्तकिलों की कीमत ला के रखेंगे तो बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू मिलेगी, E की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19, H की वैल्यू है 6.63 10⁻34, पाई की वैल्यू है 3.142, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 9.1 10⁻31। ओके, अब आप इसके अंदर एक चीज़ देखो कि यहाँ आप 10 का पावर ये जो है 19, 10 का पावर -19 -34 और 10 का पावर -31, इन सब को जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर आएगा -22। ओके, इसके बाद बाकी नंबरों को जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर आपको जो मिलेगा बोहर मैग्नेटॉन का वो मिलेगा 9.275 10 का पावर -24, और उसकी यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये जो नंबर है ये 1 बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू है। 1 बोहर मैग्नेटॉन यानी एक बोहर मैग्नेटॉन की कीमत होती है 9.275 इंटू 10 का पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आप याद रखो कि दुनिया का कोई भी एलिमेंट अगर आपने लिए, कोई भी एलिमेंट, कोई भी उसका जौहर, तो उस जौहर का जो मैग्नेटिसी मेयार असर जो है यानी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हमेशा BM में मतलब बोहर मैग्नेटॉन में ही जाहिर किया जाता है। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यहाँ पर अपना कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा सवाल हमको यहाँ देखना है, और वो सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन के लिए गायरोमैग्नेटिक रेशो जो है उसकी कीमत क्या होती है। गायरोमैग्नेटिक रेशो, अब आप देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने आपको गायरोमैग्नेटिक रेशो का कंसेप्ट बताया था। तो गायरोमैग्नेटिक रेशो के अंदर
आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ई, और एक है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एम। आप याद रखो ई की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और एम की वैल्यू है 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। गायरोमैग्नेटिक रेशो का फॉर्मूला जो है वो होता है गायरोमैग्नेटिक रेशो इज इक्वल टू ई अपॉन 2m। तो बस आप ये फार्मूले के अंदर ई की और एम की वैल्यू रख दो। जब आप इसके अंदर ई और एम की वैल्यू रखेंगे और उसको सॉल्व करोगे, फाइनल आपको आंसर मिलेगा गायरोमैग्नेटिक रेशो इज इक्वल टू 8.79 10⁻10 किलोग्राम पर कूलम पर किलोग्राम। यहाँ पर याद रखो आप लोग के ऊपर जो है इसमें यूनिट जो है यानी ई बाय एम के हिसाब से अगर देखें तो ऊपर कूलम आएगा और नीचे किलोग्राम आएगा। तो इस तरह से इसकी यूनिट कूलम पर किलोग्राम बनेगी। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के इस लेक्चर के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आए होंगे, आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन भी किए होंगे। वैसे आज का जो लेक्चर है उसके पूरा लेक्चर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें मिल जाएगा, इसलिए आपको नोट्स पर से पढ़ाई करना और फिर अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ हो तो ये लेक्चर देखना, इसके ज़रिए आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ है वो सॉल्व हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ आती है तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसके बाद के पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।